संस्कृत की इंग्लिश मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता। नहीं, अब एक एक नंबर की तैयारी कर रहे हो तभी ये सब किताब होनी चाहिए कि एक नंबर ना छूटने पाए। और पास होने वालों के लिए भी जरूरी, सबके लिए जरूरी। हाँ, देखने के लिए खरीदा जाए क्या, वैसे 10-20 रुपए पे आती है, 40 रुपए पे। हाँ, पर मेरे पापा मना कर देगा ये अपने से मेहनत करो। हाँ करो मेहनत, पर उसमें क्या है, क्या बुराई क्या है, बुराई क्या है उसमें? ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे गए, क्वेश्चन देखना जरूरी है, पिछले 10 साल 4 का पेपर कैसे आता है। नहीं, ये सब अपने पास होना चाहिए, तो पैसा कहाँ लगता है ज़्यादा। देखो यहाँ पे स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम, स्टेटमेंट। चलो चलो, स्टेट एंड प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, किसी ट्रायंगल के दो साइड की मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन, किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होती है और इक्वल होती है, हाफ होती है। ठीक है, ये ट्रायंगल ABC है, तो AB के मिड पॉइंट D और AC के मिड पॉइंट E से खींची गई जो लाइन है वे BC के पैरेलल होगी और BC की आधी होगी। DE की जो लेंथ है BC की आधी होगी और DE BC के पैरेलल होगी। ठीक है, क्या बोला, किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन थर्ड साइड की क्या होता है, पैरेलल और हाफ होती है। ठीक है, स्टेटमेंट। DE मिड पॉइंट है सर। हाँ, D क्या है, AB का मिड पॉइंट है और E AC का मिड पॉइंट है। सर मिड पॉइंट तो ऐसे ना होती है, मीडियन हो गए, मिड पॉइंट हम बोल रहे हैं। मिड पॉइंट मतलब बीच का बिंदु। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम है, ये मिड पॉइंट हुआ। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम है, ये मिड पॉइंट हुआ। मीडियन नहीं बोल रहे हैं, मीडियन तो वर्टेक्स और अपोजिट साइड की मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन कहलाती है। ठीक है, A line passes through midpoint of any two side of triangle is parallel and of third side. A line passes through midpoint of any two side of triangle is parallel and half of third side. तो क्या लिखोगे, गिवन में लिखोगे D and E are mid point of side AB and AC of triangle ABC. D and E are midpoint of side AB and AC respectively of triangle ABC. To prove DE parallel to BC और BC is equal to 1/2, DE is equal to 1/2 BC, ये प्रूव करना है। DE BC के पैरेलल है और DE BC की आधी है, ठीक है ना। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए क्या करना होगा।
किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है और आधी होती है थर्ड साइड की। क्या है स्टेटमेंट? किसी बोलो स्टेटमेंट का क्या सेंस? किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट लेंगे, ए बी का मिड पॉइंट डी ले लिए, ए का मिड पॉइंट ई ले लिए, डी और ई को मिलाने वाली लाइन इसकी लेंथ कितनी होगी? बीसी की आधी होगी और बीसी के पैरेलल होगी। अर्थात इन दोनों किसके पैरेलल होगी? बीसी के पैरेलल होगी। इन दोनों को चाहे जितना बढ़ाओ जिंदगी भर बढ़ाते रहो, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं। इसका मतलब पैरेलल, ठीक है। अब डीई की जो लेंथ है वो बीसी की आधी होगी, बीसी की आधी, जबकि डी और ई क्या है? ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है, इसीलिए इसका नाम मिड पॉइंट थ्योरम पड़ा। किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी और हाफ होगी, ठीक है ना। ये प्रूफ। हाँ, किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन, दो साइड, हाँ ए बी और ए सी दो साइड लिए, तो इस दोनों के मिड पॉइंट लिए, दो साइड के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन, से पास होने वाली लाइन थर्ड थर्ड लाइन साइड के हाफ और पैरेलल होगी। हाँ थर्ड साइड के हाफ और पैरेलल। किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होती है, ठीक है। तो डी ए बी का मिड पॉइंट है, ए ए सी का मिड पॉइंट है, तो डी ई बी सी के पैरेलल है और डी ई की लेंथ बी सी की आधी है। ये प्रूव करना। ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? देखो कंस्ट्रक्शन सुनो, डी ई को एफ तक बढ़ाते हैं, डी ई को कहाँ तक बढ़ा दिए? एफ तक, और सी बी को मिलाते, सी एफ को मिलाते हैं, सी एफ को मिलाते हैं। क्या किया? कंस्ट्रक्शन। प्रूव में तो ये हो गया ना, अब कंस्ट्रक्शन लिखे देते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रूव करने के लिए जो एक्स्ट्रा काम करते हैं वे कंस्ट्रक्शन है। तो प्रोड्यूस DE to EF such that EF is equal to DE। EF की जो लेंथ है वो किसके बराबर है? DE के। ज्वाइन CF, ज्वाइन CF प्रोड्यूस DE to F such that EF is equal to DE ज्वाइन CF। अब इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल की। देखो इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या देखते हैं कि DE इज इक्वल टू EF, DE इज इक्वल टू EF कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि DE की लेंथ और EF की लेंथ इक्वल है कंस्ट्रक्शन से। देखो और EAC का जब मिड पॉइंट है तो इस साइड की लेंथ इस साइड की इक्वल हुई। मिड पॉइंट है EAC का, तो ए से ई तक की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस ई से सी तक की भी होगी, ठीक है। तो ये साइड इस साइड के इक्वल हुआ और ये इसके इक्वल हुआ, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस ए यस ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्करेंट होगा। यस ए यस ई क्या है? ए सी का मिड पॉइंट है, इस साइड की लेंथ है, ए से ई तक की लेंथ है, ई से सी तक की लेंथ सेम होगी। अब कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं कि DE को एफ तक इस प्रकार से बढ़ाए हैं कि ई से एफ तक की लेंथ है DE के इक्वल हो, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए बढ़ाए हैं। तो यहाँ पे DE इज इक्वल टू EF बाई कंस्ट्रक्शन। अब ये एंगल इस एंगल की इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो जो साइड प्रोपोर्शनल, जो साइड इक्वल है करेस्पॉन्डिंग साइड, उनके बीच का एंगल इक्वल हो गया, इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया। इसलिए यस ए यस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? और जब यस यस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस साइड की का अपोजिट एंगल ये होगा और इस साइड का अपोजिट एंगल ये होगा। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल बाई CP CT, ठीक है, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है। इस साइड के सामने का एंगल ये है और इस साइड के सामने का एंगल ये है, तो ये क्या होंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग। तो कहने का मतलब दो सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, बट दीज एंगल आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे? जब दो जो पैरेलल लाइन को, दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। जैसे ये है और ये ऐसे काट दी, ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है। ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
ठीक है। तो जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए, ठीक है, इसका मतलब ये वाली लाइन क्या होगी, पैरेलल। जब दो स्ट्रेट लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस प्रकार से काटे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो लाइन पैरेलल होती है, लाइन पैरेलल होती है। तो यहाँ पे देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ सीपीसीटी से, बट दीज एंगल आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड इक्वल, देयरफॉर क्या होगा, एडी पैरेलल टू सीएफ, ठीक है। और एडी कौन साइड क्या है, एबी भी है, तो एबी पैरेलल होगा सीएफ के। और जब एबी पैरेलल होगा सीएफ के तो डीबी भी पैरेलल होगा सीएफ के। और ये साइड इस साइड की इक्वल बाई सीपीसीटी, ठीक है। दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल ना है, तो इस एंगल के सामने की साइड एडी है, इस एंगल के सामने की साइड क्या है, सीएफ है, तो ये साइड इस साइड की इक्वल बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी। तो ये साइड इस साइड की इक्वल भी हो गई और ये साइड इस साइड के पैरेलल भी हो गई, ठीक है। तो जब ये साइड इस साइड की इक्वल भी है और ये साइड इसके इक्वल है तो ये साइड इसके भी इक्वल हो गई, क्योंकि ये मिड पॉइंट ना है, जो एडी की लेंथ होगी वही डीबी की भी होगी। तो एडी की लेंथ 5 सेंटीमीटर, डीबी की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो सीएफ की लंबाई एडी की इक्वल है तो एडी की लेंथ डीबी की इक्वल है, इसलिए सीएफ की लंबाई डीबी के या बीडी के इक्वल होगी, ठीक है। और जब ये पूरी साइड पैरेलल है इसके तो ये भी पैरेलल होगी, किसी लाइन का कुछ हिस्सा भी पैरेलल होगा, है ना। तो यहाँ पे ये पूरी लाइन पैरेलल है इसके, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए, इसलिए ये साइड इस साइड के पैरेलल भी हुई और ये साइड इस साइड की इक्वल हुई। तो किसी भी पैरेललोग्राम की किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर इक्वल व पैरेलल हो जाए तो वह क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। किसी क्वाड्रिलेटरल, मान लो एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं हम ऐसे, अब ये भर दिखा दो एक पेयर, ये इसके इक्वल है और ये इसके पैरेलल भी है, तो निश्चित रूप से पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। अपोजिट साइड को वन पेयर है भर दिखा दो, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि ये इसके इक्वल है और ये इसके पैरेलल है तो यह हर हाल में होगा, ठीक है। सर ये सब रेक्टेंगल है ना सर? अरे पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं कि पैरेललोग्राम भी ऐसे, रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम नहीं कह सकते। देखो सुनो, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फर्क क्या है, देखो यहाँ पे ऐसे कोई भी हम इसे बना दिए है, ऐसे इसे बनाना चाहिए, ये इसके पैरेलल है और ये इसकी लेंथ इसके इक्वल है। जैसे मान लो ए बी सी डी, यदि ए बी इज इक्वल टू डी सी दिखा दो और ए बी पैरेलल डी सी दिखा दो तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो। हम ये दिखाने में कामयाब हो चुके हैं कि सी एफ क्या है, बी डी के इक्वल भी है और सी एफ बी डी के पैरेलल भी है। इक्वल और पैरेलल होने की वजह से किसी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर है, अपोजिट साइड का वन पेयर इक्वल और पैरेलल हो तो वहाँ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम। यहाँ पे क्या होगा, बी सी एफ डी क्या हुआ, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो जब ये पैरेललोग्राम तो ये इसके पैरेलल भी होगी और ये इसके इक्वल भी होगी, अर्थात बी सी पैरेलल होगा किसके, डी एफ के, पैरेललोग्राम हो गया तो, ठीक है। यदि आप ये दिखाने में कामयाब हुए कि ये इसके इक्वल है और ये इसके पैरेलल भी है तो निश्चित रूप से ये पैरेललोग्राम होगा। और जब पैरेललोग्राम होगा तो ये साइड इस साइड की इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल भी होगी, ठीक है। तो वही तो हम दिखाए कि ये साइड इसके इक्वल भी है और ये साइड इसके पैरेलल भी है, इसलिए पैरेललोग्राम हो गया। और जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो बी सी डी एफ के पैरेलल भी होगी और बी सी डी एफ की इक्वल भी होगी। जब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल ना होती है, इसलिए ये साइड इसके पैरेलल भी हुई और ये साइड इसके इक्वल भी हुई, ठीक है। अब ये हम कंस्ट्रक्शन कहे हैं, जैसे मान लो बीसी की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, फिर डीएफ की लेंथ की इक्वल होगी कि नहीं होगी, पैरेललोग्राम होने की वजह से। तो डीएफ को क्या लिख सकते हो आप, डीई प्लस ईएफ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डीई प्लस ईएफ। और ईएफ किसके बराबर है, कंस्ट्रक्शन से देखो डीई के बराबर, तो बीसी इज इक्वल टू डीई प्लस डीई कि नहीं, और डीई डी जोड़ दो तो बीसी इज इक्वल टू 2DE कि नहीं, और दो इधर आ गया तो 1/2 BC इज इक्वल टू DE, तो प्रूफ तो हो गया DE इज इक्वल टू 1/2 BC। तो BC की आधी है DE, DE की लेंथ BC की आधी है। अब ये तो निश्चित रूप से जब BC FD जब पैरेललोग्राम है तो BC DF के इक्वल भी होगा और BC DF के पैरेलल भी होगा, BC पैरेलल भी होगा DF के, ठीक है। तो जब BC पैरेलल होगा DF के तो DF के कौन साइड लाइन है DE, DF के ऊपर से जा रही है DE, ठीक
है, इसलिए BC क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, DE के, क्योंकि DF लाइन और DE लाइन कोइंसाइड लाइन है, एक के ऊपर दूसरी लाइन है कि नहीं है, क्योंकि DF के ऊपर से ही ना DE जा रही है, तो यदि DF पैरेलल है BC के तो DE भी पैरेलल होगी BC। तो प्रूफ तो हो गया कि DE पैरेलल भी है BC के और DE की लेंथ BC की आधी भी है। ये तो प्रूफ करना चाहते थे, किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और इक्वल आधी भी होती है, थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और थर्ड साइड की आधी भी होती है। कौन लाइन, दो ट्रायंगल के मिड पॉइंट को पॉइंट से पास होने वाली लाइन, किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन थर्ड साइड की आधी होती है, पैरेलल भी होती है। ये हमेशा आती है, जानिए इसे 10th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम है, इंपॉर्टेंट आती है साल, इसी प्रकार मिड पॉइंट थ्योरम इसमें नाम लिखा रहेगा, स्टेट एंड प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ए लाइन पासेस थ्रू मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड, ठीक है। तो समझ में आ गया अच्छे से ना, यहाँ कंस्ट्रक्शन तक लिखे होगे कि नहीं, कंस्ट्रक्शन तक लिख लो, फिर अब प्रूफ में लिखते हैं जो बोल गए। कंप्लीट हो गया, होने वाला। प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ में क्या लिखेंगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब क्वेश्चन कुछ करते हैं, अब ये बताओ कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ करते हैं, ताकि हम ये बता सकें कि AD है वो एंगल D एंगल F के इक्वल कह सकें सर, और AD और CF AD इज इक्वल टू CF प्रूफ करना आपका गोल है, ठीक है। अब बताओ श्वेता, आप बताओ AD इज इक्वल टू CF क्यों प्रूव करना चाहते हैं, ताकि हम कह सकें कि ये बराबर है। हाँ, AD इज इक्वल टू CF इसलिए प्रूव करना चाहते हैं, सुनो पहले, AD इज इक्वल टू CF इसलिए प्रूव करना चाहते हैं कि AD का मिड पॉइंट है, तो AD इज इक्वल टू DB तो पहले से आपको पता है, ठीक है। और यदि AD इज इक्वल टू हम CF प्रूव कर देंगे ना, तो क्या होगा, AD इज इक्वल टू DB भी है, AD इज इक्वल टू CF भी है, तो कंपेयर करने से DB इज इक्वल टू CF हो जाएगा। और DB इज इक्वल टू CF क्यों प्रूव करना चाहते हैं, क्यों, ये अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल इसलिए प्रूव किए ताकि ये कह सकें कि ये सिंप्लिसिटी से एंगल इक्वल हो गए, तो ये कह सकें कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के इक्वल होने पर लाइन पैरेलल होती है, तो हम कह सकें कि DB पैरेलल है CF की, इसलिए इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना जरूरी था। अब इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ा, ठीक है। और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल बाई CPCT और ये साइड साइड के इक्वल बाई CPCT, ठीक है। अब ये DAB का मिड पॉइंट है, इसलिए AD इज इक्वल टू क्या होगा, DB होगा, तो AD की लेंथ DB के इक्वल भी और AD की लेंथ CF के इक्वल भी, AD की लेंथ DB के इक्वल भी और AD की लेंथ CF के इक्वल भी। AD दोनों साइड में ना, लेफ्ट दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम हुआ, AD इज इक्वल टू DB भी और AD इज इक्वल टू, जैसे AD इज इक्वल टू DB भी और AD इज इक्वल टू क्या, CF, तो कंपेयर, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम, तो DB इज इक्वल टू क्या आ गया, CF, DB इज इक्वल टू क्या आ गया, CF, तो अपोजिट साइड का 1 पेयर क्या हुआ, इक्वल हो गया। अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल बाई CPCT, तो ये साइड इस साइड की क्या हो गई, पैरेलल, और जब ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो ये भी क्या होगी, इसके पैरेलल होगी, क्योंकि ये लाइन इसी की कौन साइड, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, तो अपोजिट साइड का 1 पेयर क्या हुआ, इक्वल भी हुआ और अपोजिट साइड का 1 पेयर पैरेलल भी हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, BCFD एक क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो इसको पैरेललोग्राम क्यों प्रूव करना चाहते हैं, ताकि ये कह सकें कि BC DF के इक्वल है और BC DF के पैरेलल, ठीक है। तो BC DF के पैरेलल क्यों प्रूव करना चाहते हो, क्योंकि हमको प्रूव करना है DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, तो DE पैरेलल BC तभी प्रूव कर पाएंगे जब ये प्रूव कर दें कि DF पैरेलल है BC के, और DF पैरेलल BC के तभी प्रूव कर पाएंगे जब ये कह दें कि पैरेललोग्राम, ठीक है, इसलिए ऐसा करना पड़ा।
फिर ये तो जानते हो कंस्ट्रक्शन से कि डीई को एफ तक इस प्रकार से बढ़ाए हैं कि ईएफ की लेंथ है डीई के इक्वल है, ठीक है। इसलिए बीसी की जब लेंथ है डीईएफ के इक्वल होगी तो हम बीसी को डीईएफ को लिख क्या सकते हैं, डीई प्लस ईएफ है, और ईएफ के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, डीई कंस्ट्रक्शन से। तो बीसी इज इक्वल टू डीई प्लस डीसी, तो बीसी इज इक्वल टू 2 डीई, तो डीई इज इक्वल टू 1/2 बीसी कट जाए। समझ में आ गया अच्छे से, हर एक वजह है। सर वो वाला बता दे थोड़ा सा सर, जो बीसी पैरेलल टू डीई वाला, बीसी पैरेलल टू डीई वाला सर वो कैसे होगा? बीसी कहाँ, बीसी पैरेलल टू D डीईएफ। अल्टरनेटिव हाँ देखो से- बीसी, ये जब ये पैरेललोग्राम हो गया ना ये पूरा, तो बीसी पैरेलल होगा डीएफ के, और डीएफ के कौन साइड लाइन है डीई, ठीक है। और साइड लाइन, यस सर। जैसे मान लो रेल की 2 पटरियां पैरेलल होती हैं, देखो ये रेल की ये वाली पटरी AB और दूसरी पटरी CD दोनों पैरेलल होती हैं। तो जब AB पैरेलल है CD के, तो AB का एक हिस्सा भी पैरेलल होगा CD के, नहीं छोटा सा हिस्सा ये वाला भी क्या होगा, ये वाला भी इसके पैरेलल होगा। जब पूरी साइड पैरेलल है तो इसका कोई हिस्सा भी पैरेलल होगा। यहाँ पे पूरी साइड किस पैरेलल है किसके, BC के, तो इसका कोई हिस्सा भी क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। इसी का पार्ट है ना है DE, जो लाइन पैरेलल है BC के उसी लाइन का तो एक हिस्सा है ये, और साइड लाइन है उसी के ऊपर से जा रही है DE, तो वो भी क्या होगी, पैरेलल होगी। पैरेलल का मतलब क्या होता है, उनको चाहे जितना बढ़ाया जाए एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, नहीं करती हूँ। ठीक है। तो समझ में आया ना सब क्यों प्रूव किए थे ऐसा। तब लिखते हैं यहाँ पे A लिख दिए, ये B था, D था ना, फिर से डायग्राम बनाते अच्छे से, ठीक है हो गया, बन ही गया। A B C D और E और ये F, ठीक है। तो क्या लिखोगे प्रूफ में, प्रूफ में क्या लिख दें, प्रूफ में ये लिखेंगे ए इन ट्रायंगल AED एंड CEF इन ट्रायंगल AED एंड क्या ढूंढ रहे हो, CEF। बैग ले जाओ, बैग रखा थे तो उसके बैग AED और CEF, AED और CE हैं, क्या बोले, सही कल बोल रहा था ना कि एक ही तरह से दीदी दिखाते हैं। वो क्या कंट्रोलिंग पावर नहीं रहती छोटे बच्चे में, हाँ जो देखेंगे वैसे बोल देंगे। आप लोग जब बड़े हो जाओ तो बोलना चाहिए क्या ना बोलना चाहिए, तो आप कंट्रोल भी किए रहोगे। AED और CEF। अब देखो क्या करोगे, AE इज इक्वल टू EC, AE इज इक्वल टू EC, AE इज इक्वल टू EC। रीजन क्या लिखोगे, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, A इज इक्वल टू EC। अब क्या लिखेंगे, DE इज इक्वल टू EF। रीजन क्या लिखोगे, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। आप क्या लिख दोगे, एंगल AED, ये वाला एंगल AED, एंगल AED और CEF वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट
एंगल वर्टिकल या अपोजिट एंगल। अब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF। रीजन क्या लिखोगे? बाई AS CP CP लिखने वाले थे। AS क्राइटेरियन ऑफ सर जान गए एस क्राइटेरियन के बाद भी सीपीसी कॉन्ग्रुएंस। बाई AS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या लिख देंगे? AD इज इक्वल टू CF। AD इज इक्वल टू CF। AD इज इक्वल टू CF बाई AD इज इक्वल टू CF। ये इक्वेशन लिख लो फर्स्ट। और क्या दिखाना है? वन एंगल किसके इक्वल? ये वाला एंगल D इज इक्वल टू एंगल F। इक्वेशन सेकंड, दोनों का रीजन क्या होगा? बाई CP CT, दोनों का रीजन CP CT। ठीक है। यस सर। अब देखो AD इज इक्वल टू DB भी है। AD इज इक्वल टू DB है कि नहीं है? रीजन क्या दोगे? D AB का मिड पॉइंट है। D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। D AB का मिड पॉइंट होने की वजह से AD इज इक्वल टू DB होगा। अब ये इक्वेशन क्या हो गया? थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट साइड, इक्वेशन थर्ड का लेफ्ट साइड देखो सेम है। AD की वैल्यू CF भी है और AD की वैल्यू DB भी है। तो कंपेयर करने से क्या आएगा? CF is equal to DB। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड CF इज इक्वल टू DB। CF इज इक्वल टू DB। ठीक है। CF इज इक्वल टू DB। अब इसको पैरेलल कैसे दिखाएंगे? हाँ, फ्रॉम सेकंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल F। फ्रॉम सेकंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल F, बट these angle are angles are alternate interior angles and are equal. So AB parallel to EFC, AB parallel to EFC। और जब AB parallel to EFC, AB लाइन में DB भी, AB लाइन की कौन साइड DB भी। यस सर। यहाँ पे क्या लिख देंगे? DB parallel to EFC। यहाँ बगल में लिख सकते हो AB एंड DB कौन साइड? DB are one side। अब क्या करोगे? DB पैरेलल हो गया FC के भी और DB इक्वल भी हो गया FC के। CF या D एक ही चीज है, CF बोलो DB। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? तो when DB parallel to FC और DB is equal to FC implies BCFD
क्वाड्रिलेटरल BCEFD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। अब BCEFD क्या हो गया? पैरेललोग्राम। क्योंकि अपोजिट साइड को वन पेयर इक्वल और पैरेलल होने पर वह क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? पैरेललोग्राम। 99 क्या 99 पागल वो GM है। वहाँ की बात कर रहे हैं। सर उसको वो पैरेलल का साइन लगा उसके बाद GM लिखा तो उसको 9 लगाया 9 है। पैरेललोग्राम ना आया रहा होगा उसे, इसको शब्द में लिखना होगा तो पैरेललो। पता चला जिस दिन बताए उस दिन डेट आया या कि आया ही नहीं या सुना ही नहीं। BCEFD क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। अपोजिट साइड क्या होंगी? इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है। सो DF पैरेलल टू BC और DF इज इक्वल टू BC। DF इज इक्वल टू BC। जब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल और पैरेलल होती है। तो DF के कोसाइड लाइन क्या है? DE है। तो DF के स्थान पे हम DE भी लिख सकते हैं पैरेलल के लिए, है ना। तो DE भी पैरेलल होगी BC के। क्यों पैरेलल होगी? क्योंकि DF के कोसाइड लाइन है DE। तो दो लाइन जब पैरेलल है तो किसी उस लाइन का कोई हिस्सा भी पैरेलल होगा दूसरी लाइन को। जैसे मान लो ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है, इस लाइन का छोटा सा हिस्सा भी इस BC के पैरेलल होगा। चाहे पूरा ले लो, चाहे कोई भाग ले लो, कोई पार्ट ले लो। इसी को कोइंसाइड बोलते हैं। हाँ, उसी लाइन को कोइंसाइड का मतलब एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन जा रही हो। जैसे DF लाइन के ऊपर से DE नहीं जा रही है, तो कोइंसाइड। तो देखो DE पैरेलल टू BC। अब यहाँ पे DF को क्या लिख सकते हो आप? DF को लिख सकते हो DE प्लस EF। नहीं, DF को लिख सकते हो आप यहाँ DE प्लस EF इज इक्वल टू BC। अब EF की लेंथ कंस्ट्रक्शन से किसके इक्वल है? DE के। तो DE इज इक्वल टू DE प्लस DE इज इक्वल टू BC बाई कंस्ट्रक्शन क्या होगा? DE इज इक्वल टू क्या है? EF। जहाँ EF है वहाँ DE लिखा जा सकता है। अब देखो DE जोड़ दो, कितने DE? 2DE इज इक्वल टू BC। तो DE इज इक्वल टू क्या होगा? 2 को उधर ले जाओ तो 1/BC। यहाँ क्या मिला कि DE पैरेलल है BC के भी, ये भी प्रूव हो गया। और DE की लेंथ BC की आधी है, ये भी प्रूव हो गया। 10 DE पैरेलल टू BC और DE इज इक्वल टू 1/BC। ठीक है ना। वो कहाँ चला गया? सस्यरंजन आज। अच्छा, उसको खेल में चला गया फिर से। गाने में जो उसके पापा आए नहीं आए होंगे तब इसीलिए नहीं आया हो। कहाँ गए थे कहीं पापा? उसके पापा गाँव गए हैं अकेले, वो बड़ा दूर पड़ गया। आप देखो यहाँ पे समझ में आ गया। फोन लगा। इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है बताओ आप सृष्टि। क्या सर? इसमें क्या दिया है, क्या प्रूव करना है ये बताओ। इसमें प्रूव करना है कि DE BC के पैरेलल है, DE BC के पैरेलल है और DE है BC की आधी है। BC की आधी। और जबकि D और E क्या है? हाँ, D और E का क्या है? कौन पॉइंट है? वो AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E। हाँ, तो किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को मिला देने से जो लाइन बनती है वह उन दो साइड की मिड पॉइंट को मिलाए हैं तो दो साइड को छोड़कर एक और साइड में बची होगी ट्रायंगल की, BC बची है। तो किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बनती है वो लाइन तीसरी साइड की क्या होती है? ठीक है, ये हमको प्रूव करना था। ठीक है, ये इसका पहले स्टेटमेंट आप बोलो, अब बैठ जाओ।
सर अगर कोई दो लाइन के मिड पॉइंट किसी लाइन से पास होते हैं तो वो लाइन थर्ड साइड के हाफ होती है और पैरेलल होती है। हाँ, किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होती है। आप बोलो। हाँ बोलो। किसी भी लाइन में जो किसी भी ट्रायंगल के दो साइड, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के जो मिड पॉइंट से जो पास होने वाली लाइन होती है थर्ड साइड के थर्ड साइड के हाफ और पैरेलल होती है। आप बोलो। किसी भी एंगल ये एंगल नहीं, ट्रायंगल किसी भी एंगल के दो साइड के दो साइड थर्ड पैरेलल होती है। दो साइड के मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन, दो ट्रायंगल एबीसी है और दो साइड ले लिए एबी और एसी, इनके मिड पॉइंट ले लिए, उनको मिला दिए तो लाइन आ गई। याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे समझना क्या है, किसी ट्रायंगल के दो साइड लिए, किसी ट्रायंगल के दो साइड लिए, उनके मिड पॉइंट ले लिए, उनको मिला दिए तो ये लाइन जो बनेगी वो बीसी की पैरेलल होती है और बीसी की आधी होती है। चलो सनी बताओ। सनी बताओ सनी आप बोलो। राजे। बढ़ जाओ। किसी भी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, मिड पॉइंट को मिलाने वाली तीसरी लाइन के हाफ होती है। हाँ, और पैरेलल होती है। ठीक है। आप बोलो। किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट पर किसी ट्रायंगल की दो साइड दो साइड के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन, किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और हाफ भी होती है। ये लाइन DE BC की पैरेलल भी होगी और DE BC की आधी भी होगी। ये प्रूफ करना, ठीक है ना। जैसे आप कोई, जैसे बैठ जाओ, जैसे आप लोग चले जाते हैं सुबह सुबह टहलने वाले, मान लो जैसे वो लोग मैं देखता हूँ कि सुबह जिनके पार्टी कमजोर भी हैं वो सुबह स्टेडियम में मिलते हैं हमको, हम भी जाते हैं 5 बजे मान लो, तो वे स्टेडियम में घूमते रहते हैं, जबकि उनको सुबह उठ के 4 बजे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, जब आपका पूरा हाई बैलेंस में है। जैसे तो लड़का कल जा रहा था KB वाला, ठीक है, उसको 10 बजे टेस्ट था, वो स्टेडियम जा रहा था पर पूरे क्वेश्चन भी करके गया है ना, तब उसको दिक्कत नहीं, वो जाता रहता है स्टेडियम। पर जिससे कुछ बनता भी नहीं है वो स्टेडियम घूम रहे हैं, 10 बजे टेस्ट भी है, उनको घूमने की जरूरत थोड़ी। फेल हो जाओगे तो क्या होगा, घूमना काम नहीं है गायब, क्योंकि घूमने में भी दम नहीं है, घूमने से भी कुछ टॉप पे पहुंच जाओगे। ठीक है ना, तो यही चीज जरूरी और महत्वपूर्ण में अंतर ही नहीं समझ पाते लोग ना। देखो दुनिया में 2 चीज असीमित है। पहली चीज ब्रह्मांड और दूसरी मानवीय मूर्खता। ठीक है, तो ब्रह्मांड के बारे में तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि असीमित है, पर मानवीय मूर्खता के बारे में कह सकता हूं, असीमित होती है। ठीक है, ये क्या होता है, जब आप अपने हुलिया के बारे में लिखोगे ना, रोज करो, तो आपको ये पता चलेगा कि हमको आज महत्वपूर्ण काम क्या छूट गया, जरूर अनावश्यक काम क्या कर डाले। ठीक है, इसका हिसाब किताब नहीं लगाओगे जैसे आपका 80 साल गुजर जाएगा, 80 साल चला जाएगा फालतू में। और हिसाब लगाओ तो 80 साल में जो जागरूकता आने वाली आज ही आ जाएगी। ठीक है ना, जैसे मान लो अभी पूरे दिन का आज हुलिया लिखे, आज सुबह से लेकर शाम तक, मैं तो छूने का टाइम ही नहीं मिला और फालतू काम में 8 घंटे चले गए। पर लिखोगे तो अपनी उसमें ईमानदारी बरतो ना, किसी को दिखाना थोड़ी है। आप देखो ना फालतू में हम सुबह कितना घटाएंगे, उस टाइम में हम क्या सोशल स्टडी पढ़ सकते थे, 2 क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ सकते थे 10-10 मिनट रोज। जैसे मान लो 10 मिनट इंग्लिश के 2 क्वेश्चन 10 मिनट याद करो, फिर उसका रिवीजन कर लो, दूसरे दिन 2 क्वेश्चन याद करो, रिवीजन कर लो, तीसरे दिन 2 क्वेश्चन याद करो, ऊपर का रिवीजन कर लो, चौथे दिन 2 क्वेश्चन याद करो, सिर्फ 10 या 15 मिनट में। तो 30 दिन बाद क्या होगा, जो पहले दिन याद किए थे याद होगा कि नहीं होगा? जो पहले दिन याद किया उसका 30 दिन रिवीजन किए, रोज खोलते हो 15 मिनट के लिए। जैसे सीरियल आता है, जितने बजे शुरू किए, मान लो 5:45 में शुरू किया, अब 5:30 में 6:30 में बंद, सिर्फ 15 मिनट पढ़ रहे हो। 6 बजे बंद कर दिया, 6 बजे अब ट्यूशन आ जाओगे, 10 मिनट में 15 मिनट लेकर रहता है, तो आपका क्या होगा? रोज 30 दिन बाद क्या होगा, 2 महीने बाद क्या होगा, 5 महीने बाद क्या होगा, 10 महीने बाद क्या होगा, पर रोज 5:45 से 6:30। कितना टाइम नहीं है,
वो लोग कहते कि टाइम ही नहीं है मेरे पास, 15 मिनट किसी पास टाइम है, पर 15 मिनट भी पढ़ते हो तो क्या होता है, पर रोज पढ़ो तब ना। ये नहीं कि आज 15 मिनट पढ़ लिया, कल 15 दिन गायब, वो जो पढ़े थे वो भी भूल गया। ठीक है, ये जरूरी है। कहने का मतलब कि सब चीज मैनेजमेंट करने से बहुत आसान हो जाती है, बहुत टाइम होता है, उसी टाइम में लोग इंडिया टॉप करते हैं। मैनेजमेंट। ठीक है, जाओ हो गया। थैंक यू सर।